दिन शुक्रवार, तारीख 16 मई 2014। इस दिन तय हो गया कि भारत का 15वां प्रधानमंत्री कौन होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी पिछले 1 साल से ज्यादा समय से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। उनके विरोध और समर्थन के चारों ओर देश की राजनीति घूमती रही। इस दौरान विरोधियों ने कभी नरेंद्र मोदी को बख्शा नहीं और अब चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि उनके चाहने वालों ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जनता पार्टी भी इमरजेंसी में कई दलों को मिला करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। नरेंद्र मोदी के जीत के असली किरदार, उनके जीत के असली पड़ाव कौन कौन से हैं? मुमकिन है कि इस रास्ते की शुरुआत गुजरात के वडनगर से होती है। ये चाय वाले। हाँ साहब, कितनी चाय चाहिए? कितने की है चाय? 10 पैसे की एक चाय। एक चाय देना। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार अपने बचपन के दिनों की चर्चा की, जब वो वडनगर स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। वडनगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। यहां के रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उन दिनों सुबह सवेरे ही नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पहुंच जाया करते थे। नरेंद्र के पिता दामोदर दास मोदी चाय बनाते और वो चाय की केतली हाथ में लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ दौड़ कर चाय बेचा करते थे। उस जमाने में वडनगर का ये रेलवे स्टेशन बहुत छोटा हुआ करता था। इसीलिए दोपहर में जब भी 1 घंटे के लिए स्कूल की छुट्टी होती तो नरेंद्र स्कूल से भागता हुआ अपने पिता का हाथ बटाने रेलवे स्टेशन चला आता था। नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त प्रताप भाई के जहन में आज भी वो पुरानी यादें ताजा हैं। स्टेशन और स्कूल उनकी 2 मिनट के रास्ते पे थी। 50 मीटर दूर स्कूल थी और 50 मीटर जाने में बहुत समय नहीं होता है और छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे तो दौड़ के ही जाते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ने अपने अति साधारण आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड को अपनी ताकत बना लिया है? 2014 के जनवरी महीने में नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का जिक्र एक भाषण में किया था और कहा कि उनकी मां को अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों का बर्तन मांजना पड़ता था। मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के, हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए
बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। वडनगर की तंग गलियों में बना ये मकान आज बेहतर हाल में है, लेकिन करीब 63 साल पहले जब नरेंद्र मोदी का जन्म इस मकान में हुआ था, तब इसकी तस्वीर ऐसी नहीं थी। 12 फीट चौड़े और 40 फीट लंबे ईंट और मिट्टी से बने इस घर में नरेंद्र मोदी ने 5 भाई बहनों के बड़े परिवार के बीच अपना बचपन गुजारा। नरेंद्र मोदी के टीचर की यह बात साफ करती है कि मोदी बचपन से ही मुश्किलों से घबराते नहीं थे और हर हाल में जीतना उनकी फितरत का हिस्सा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कई बार उनके भाषणों में यह बात कही है। अगर देश हमें जिम्मा देता है तो जिम्मेवारियां अच्छी भी है तो भी लेनी होगी, बुरी है तो भी झेलनी पड़ेगी। भागने से देश नहीं चलता है। और मैं तो देख रहा हूं उनके लोगों को भागने की फैशन हो गई है। मुझे लोग पूछते हैं कि मोदी जी पटना ले रही से भागे क्यों नहीं? मैंने कहा भागना होता तो मोदी पैदा ही नहीं होता। भागना होता तो मोदी पैदा ही नहीं होता। ऐसा सिर्फ मोदी ही नहीं कहते, उनके दोस्त भी कहते हैं। भागने का दबाव उन पर तब भी था जब वो अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो भागे नहीं, चुनाव लड़े। चुनाव था क्लास मॉनिटर का। चैलेंज कर देते थे, आज ऐसा हुआ तो कल ऐसा हो जाएगा। उसमें एक दफे उन्होंने बोल दिया कि सुधीर आज फॉर्म भर दिया है सीआर बनने के लिए। मैंने बोल दिया पापा ने मम्मी ने हमको पढ़ाने के लिए भेजा है, नहीं कि वो सीआर बनने के लिए। तो उन्होंने बोला मुझे कि बस वो बोल दिया था, ये कर दिया है, कर दिया, फॉर्म भर दिया है आज मैंने। तो बाद में तो बस जीतने का ही पूरा संकल्प कर लिया है और ऐसा करेंगे ही। बाद में बस उन्होंने विड्रॉल नहीं किया फॉर्म और जीत के ही रहे। सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले। स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी की शाम अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ही गुजरती थी। उस टाइम पुलिस ग्राउंड है वडनगर में, वो पुलिस ग्राउंड में हमारी शाखा लगती थी, तो खेलने का बहुत मिलता था हमको। और खेलने के बाद जब बच्चे थक जाते हैं तो उनको बिठा के अच्छे अच्छे देशभक्ति के गीत वो गाते थे और हम भी उनके साथ वो देशभक्ति के गीत गाते थे। 8 साल की उम्र से ही नरेंद्र मोदी संघ से जुड़ गए और इसका उनके जीवन पर गहरा असर रहा है। हमारे संघ में एक प्रचारक पद्धति है जो अपना पूर्ण जीवन संघ के लिए दे देते हैं। तो नरेंद्र भाई के मगज में भी, उनके मन में भी ऐसा विचार आया कि मैं भी प्रचारक हो सकता हूं, उनके दिल में हो। और वो धार्मिक वृत्ति तो थे ही। आज भी शायद कम लोगों को पता है कि नरेंद्र भाई 2 टाइम की नवरात्रि जो होती है ना, चैत्री नवरात्रि और आसो की नवरात्रि, वो 35 साल से सिर्फ नींबू का पानी पी के वो नवरात्रि करते हैं। और योग तपस्या वो तो उनके स्वभाव में बचपन से ही है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी में संघ का असर जल्दी ही गहरा हो रहा था। दूसरी तरफ मां को यह चिंता थी कि बेटा कहीं सन्यासी ना हो जाए। नरेंद्र मोदी के धर्म की तरफ बढ़ते झुकाव से परेशान होकर आखिरकार उनके माता पिता ने उनकी शादी करने का फैसला किया और घांची समुदाय की परंपरा के मुताबिक उनकी शादी पड़ोस के ही कस्बे ब्राह्मणवाड़ा में तय कर दी गई थी। द वीक पत्रिका में छपे लेख के मुताबिक 1968 में नरेंद्र मोदी की शादी जशोदाबेन से हुई थी। विरोधी नरेंद्र मोदी की शादी को लेकर तमाम सवाल खड़े करते रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी शादी और पत्नी को लेकर सार्वजनिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा था। साल 2014 के फरवरी महीने में यशोदाबेन ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के साथ अपनी शादी की पुष्टि की थी। उधर वडोदरा से अपना नामांकन भरते हुए मोदी ने पहली बार पत्नी वाले कॉलम में जशोदाबेन का नाम लिखा। इस चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों ने इस मुद्दे को भी उठाया।
पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है। पहली बार दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। दरअसल शादी के ठीक बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया था। एमबी कामत ने अपनी किताब द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ा। खुद नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो 3 साल के लिए हिमालय पर चले गए थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने भारत भ्रमण भी किया और पश्चिम बंगाल के इस वेलूर मठ में भी वक्त गुजारा था। हुगली नदी के किनारे बने इस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नरेंद्र मोदी जब चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो वेलूर मठ भी आए थे। बेलूर मठ से आपका लगाव है, मैंने सुना है कि आप बेलूर मठ गए थे साधु बनने के लिए, तो क्या वो हिस्सा आपकी जिंदगी का बताएंगे हमें? वैसे अभी भी कुछ मेरे साथी स्वामी जी जो हैं अभी भी है वहाँ, वो भी बताएंगे आपको। स्वामी आत्मस्थानंद जी हैं, अब तो आयु भी बहुत हो गई, अभी मैं उनके पास गया था, लंबे अरसे तक उनके पास में रहा था। अच्छा। उनके एक गुरु बंधु थे, उनके पास भी मैं काफ़ी रहा था। तो खैर वो एक अलग दुनिया है, इसको कहाँ खोलेंगे। 1968 से 1971 तक का नरेंद्र मोदी की जिंदगी का हिस्सा आज भी एक राज है। बहरहाल घर छोड़ने के 3 साल बाद उनकी घर वापसी हुई, लेकिन उनकी ये वापसी महज चंद घंटों के लिए ही थी, क्योंकि वो एक और बड़ा फैसला करके लौटे थे। फैसला था वडनगर छोड़ने का, लेकिन इस बार उनकी मंजिल हिमालय के पहाड़ और जंगल नहीं थे। प्रचारक का जो जीवन है वो सन्यासी टाइप का है, तो सन्यासी जैसा हो जाए वो किसी भी माँ बाप को पसंद नहीं आएगा। इसकी वजह से घर वाले ऐसा बोलते थे कि भाई तुम संघ का कुछ भी काम करो, हम मना नहीं है, मगर सबके साथ रह के काम करो। मगर उनको वो मंजूर नहीं था और उनको प्रचारक ही होना था। इसलिए पिताजी को और माताजी को थोड़ी उनकी नाराजगी होते हुए भी वो प्रचारक के लिए अहमदाबाद के लिए निकल गए। नरेंद्र मोदी ने जब वडनगर से 80 किलोमीटर दूर अहमदाबाद का रुख किया तो इस शहर में उनका पहला ठिकाना ये बस स्टैंड बना। गुजरात स्टेट रोड कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट के इसी बस स्टैंड पर नरेंद्र मोदी के चाचा बाबूभाई मोदी एक कैंटीन चलाते थे और 1971 में जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आए तो बाबूभाई ने भतीजे को कैंटीन में कैशियर बना दिया था। यहीं अंबालाल कोष्ठी से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। वकील साहब, ये नरेंद्र है, ये आपसे मिलना चाहता है। अंबालाल कोष्ठी ने नरेंद्र मोदी की मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब से करवाई। गुजरात में आरएसएस को खड़ा करने में वकील साहब की बड़ी भूमिका थी। जब मैंने जनसंघ के समय में उन्हें 25 पैसे का सभ्य बनाने के बाद फिर उनसे जनसंघ में मेरा महामंत्री पद था, मैंने उनको महामंत्री पद दे दिया था। उसके बाद वहाँ थोड़े समय तक मेरे साथ वहीं कांकरिया बोर्ड में काम करते रहे। उसके बाद में उन्होंने संघ में के लिए इच्छा जताई, इसलिए मैंने वहाँ संघ में उनको डॉक्टर हेडगेवार भवन में पहुँचा दिया। नरेंद्र मोदी को जल्दी संघ में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। मोदी जब प्रचारक बने तब उन्हें पहले संघ के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें एवीबीपी के गुजरात यूनिट का इंचार्ज बनाया गया। यहीं से पॉलिटिकल ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी का प्रचारक के तौर पर यह शुरुआती दौर था। इस दौर में उनको आगे बढ़ाने वालों में मौजूदा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पिताजी भी थे। आप और मोहन भागवत दोनों 1950 के बॉर्न है। आप दोनों का प्रचारक बन के मतलब साथ साथ आपका करियर जो है वो हो गया। उनका आप जहाँ तक आए हैं उसमें पर्सनल कुछ जो आपके संबंध है उसका कुछ फायदा हुआ आपको यहाँ आने में?
उनके बजाय उनके पिताजी का मुझे बहुत फायदा मिला। उनके पिताजी गुजरात में संघ के प्रचारक थे और मेरे प्रारंभिक जीवन में बहुत छोटा बच्चा था तो उनका पिताजी का मुझे बहुत प्यार मिला था। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ मुझे उंगली पकड़ के चलाते थे। तो ये तो मैं परमात्मा की कृपा मानता हूँ कि ऐसे जीवन के साथ मुझे बचपन में जोड़ने का अवसर मिला था। दरअसल आरएसएस प्रचारक के नाते नरेंद्र मोदी करीब 17 सालों तक गुजरात के शहरों और गांवों की खाक छानते रहे। मोदी ऐसी जगहों पर भी गए और ठहरे जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। गांधीनगर विभाग के प्रचारक के नाते नरेंद्र मोदी महीने में 3-4 दिनों के लिए धोलका दौरे पर आते थे और इसी छोटे से कमरे में रुकते थे जिसकी छत टिन की थी। मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के साथ मोदी की ये तस्वीर भी उसी दौर की है जब वो धोलका में रहकर संघ का प्रचार कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की आज के तारीख में सबसे प्रमुख दावेदार हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन आज से करीब 3.5 दशक पहले यह वो कुर्सी हुआ करती थी जिस पर कि बैठकर अपना काम करते थे नरेंद्र मोदी जब बतौर प्रचारक आते थे। दरअसल यही वो कमरा है जिसमें कि नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर रहा करते थे जब वो धोलका आते थे। कमरे की अगर साइज को देखें 12 फीट लंबाई, अगर चौड़ाई की बात करें तो मुश्किल से 6 फीट और ऊंचाई भी 7 फीट से कम। यानी कि हालात ऐसे कि अगर इस कमरे में 3 से 4 लोग सोए हुए हों और नरेंद्र मोदी की जो ऊंचाई है उसमें उनको अपनी पैर तक मोड़ना पड़ता था। और इस तरीके से चूंकि उस समय बिजली भी इतनी पुख्ता नहीं थी, जो कि जिस आज बिजली की बात पूरे देश में नरेंद्र मोदी कहते हैं गुजरात को, उसमें बिजली भी कटती थी। तो गर्मी के दिनों में कई बार यहाँ पर इसी कमरे की छत पर चले जाया करते थे नरेंद्र मोदी सोने के लिए। यह एक छोटा सा बाथरूम था जिसके अंदर नित्य कर्म से निवृत्त हुआ करते थे मोदी जैसे लोग। मोदी प्रचारक की भूमिका में जब आते थे तो यह छोटा सा बाथरूम, हालांकि उस समय टाइल्स नहीं थी, लेकिन साइज जो है ओरिजिनल ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। गर्मी के दिनों में वो अपने ये छत पर हम साथ में ऊपर जो साल होती है और एक ओढ़ने की थी और एक चद्दर थी वो बिछाने की थी और एक तकिया उसी का था। उधर हमारे यहाँ छत पर ऊपर चढ़ के ऊपर सोते थे साथ में। कपड़ा जो उनके साथ रखते थे वो एक सदरा और एक लहंगा, और साथ में एक जो थैला रखते थे, थैले के अंदर एक जोड़ी कपड़ा रखते थे, एक रुमाल नहाने धोने के लिए अपने को चाहिए वही रुमाल थे, वो रुमाल रखते थे। और जो उसका खाने का था वही टाइम पे भी ऐसा सिंपल खाने का था। जब भी जो कहीं कार्य करता हो कि घर खाना खाने को जाना है या मेरे घर पे खाना खाने का है तो हम पहले पूछ लिया करते थे कि क्या आप क्या खाओगे, तो नरेंद्र भाई ऐसे स्वाभाविक रूप से ऐसे बताते थे कि जो भी वो ऐसा चलेगा। उसी टाइम पे वो सादा भोजन है वो ज़्यादा पसंद करते थे। खिचड़ी से, साग है, बाजरे की रोटी है, रोटा है और दूध छाछ है, ऐसे ज़्यादा पसंद करते थे। 80 के दशक में जब कांग्रेस ने गुजरात में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का कार्ड खेला था तो ब्राह्मण और बनिया समेत गुजरात का पटेल समुदाय उससे छिटक गया और उसका झुकाव नई पार्टी बीजेपी की तरफ बढ़ता चला गया। आखिरकार 1990 में बीजेपी और जनता दल की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। गुजरात में एक तरफ बीजेपी मजबूत हो रही थी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही थीं। 1987 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई तो नरेंद्र मोदी को संघ से निकालकर गुजरात बीजेपी में सचिव बना दिया गया और यहां से शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर और उनके विरोध का सिलसिला भी। अगले ही साल नरेंद्र मोदी की तरक्की भी हो गई और उन्हें गुजरात बीजेपी का महासचिव बना दिया गया। जब नरेंद्र मोदी ने अपने एक पॉलिटिकल करियर शुरू की तो सबसे पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको प्रभारी बनाया था। तो एक बाजू मेयर थे और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एक बाजू नरेंद्र मोदी थे। तो सभी स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनको अपने एक रूम में इकट्ठा करते थे, बोलते भाई अभी चलो बताओ क्या एजेंडा है। तो मेयर वगैरह को लगा कि ये तो मोदी जैसे सुपर मेयर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो सभी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ने उनके सामने फिर रेबेल कर दिया और फिर बंद कर दिया और बोला कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाओ। नरेंद्र मोदी को हटा दिया केशव भाई के समय में।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रभारी की पोजीशन से। यही सिलसिला 2014 के चुनाव में भी चला, लेकिन नरेंद्र मोदी का सफर रुका नहीं। 2014 की जीत ने फिलहाल सभी विरोध को दरकिनार कर दिया है।